Hello everyone, welcome to Let's Learn Chartered Accountancy. And today we are going to learn about accepting audit appointments. That means we will be discussing external audit. तो आज हम एक्सटर्नल ऑडिट को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने इंटरनल ऑडिट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को कंप्लीट कर लिया था, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को अच्छे से डिस्कस किया था। तो आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो इंटरनल ऑडिट से हवाले से नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम एक्सटर्नल ऑडिट को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं और जो आपका मेन टॉपिक भी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी एग्जाम फोकस पॉइंट हैं वो आप तक पहुंच सकें। और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस यानी कि एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट में सबसे पहला जो स्टेप ये होता है कि आपने कोई भी एक्सटर्नल ऑडिट का असाइनमेंट आता है या फिर इवन इंटरनल ऑडिट के अंदर भी कोई भी जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों में असाइनमेंट आता है, तो आपने उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है और कब एक्सेप्ट करना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आज हम इस चीज़ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेप्टिंग ऑडिट अपॉइंटमेंट में दो चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। एक होता है टेंडरिंग ऑफ ऑडिट वर्क। टेंडरिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। टेंडरिंग एक प्रोसेस होता है, नॉर्मली जो गवर्नमेंट क्लाइंट्स होते हैं, पब्लिक एंटिटीज होती हैं, उसके अंदर मौजूद होता है। और वो पूरे प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है तब हमें क्लाइंट मिलता है। यानी कि एक टेंडरिंग नोटिस होता है जो कि न्यूज़पेपर में आता है, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है। वो मैं भी डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा होता है अपॉइंटमेंट एथिक्स। एथिक्स आपको पता है कि ऑडिट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आप जो है अपने एसीसीए के अंदर खासतौर पे या फिर किसी और क्वालिफिकेशन के अंदर एथिक्स की लर्निंग करते हैं बाकायदा। और कुछ आपके मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ आर्ट्स होते हैं जो कि आपको कंप्लीट करने होते हैं रिगार्डिंग एथिक्स। तो वो नॉर्मली जो मेन कंटेंट होता है वो इसी एथिक्स के हवाले से होता है, यानी कि ऑडिटिंग फील्ड के अंदर जो एथिक्स होता है एप्लीकेबल वो होता है। सही है, तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि मैं टेंडरिंग ऑफ ऑडिट वर्क डिस्कस करूंगा। तो टेंडरिंग ऑफ ऑडिट वर्क यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टेंडर क्या होता है। देखिए, जो क्लाइंट होते हैं वो दो तीन तरीके से आते हैं ऑडिट फर्म के पास, चाहे वो इंटरनल ऑडिट क्लाइंट हो या एक्सटर्नल ऑडिट क्लाइंट हो या कोई और क्लाइंट हो। तो एक तो होता है कि आपका डायरेक्ट अप्रोच किया, क्लाइंट को काम करवाना है, एक्सटर्नल ऑडिट कराना है, इंटरनल ऑडिट कराना है या कोई और सर्विसेज चाहिए। तो क्लाइंट क्या करेगा, डायरेक्टली ऑडिट फर्म के पास आएगा, उनसे मीटिंग करेगा, चाय पिएगा उनके साथ और जो है अपना जो है मैटर है वो डिस्कस करेगा और उसके बाद जो है वो डायरेक्ट डीलिंग कर लेगा और उसमें जो भी फीस वगैरह डिसाइड होगी वो देगा। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी रेफरेंस दे दिया, फ्रेंड्स के थ्रू आ रहे होते हैं कि फ्रेंड ने रेफरेंस दे दिया कि भाई इस क्लाइंट का जो है ऑडिट आपसे करवाना चाहते हैं ये लोग आपसे। या फिर ऑडिट फर्म की तरफ से कोई रेफरेंस है या क्लाइंट की तरफ से कोई रेफरेंस, दोनों साइड से रेफरेंस हो सकते हैं, तो उसके थ्रू आ सकता है। जैसे कि आपको नॉर्मली रेफरेंस के थ्रू जॉब्स भी मिल रही होती हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि जो है कोई मार्केटिंग सर्विसेज हैं या फिर जो है कोई मार्केटिंग फर्म कर रही है, उसके थ्रू उन्होंने कोई नोटिस डाला है कि भाई हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और उसमें जो है डायरेक्ट क्लाइंट ने अप्रोच किया आपके पास उस मार्केटिंग एड को देख के और आपके पास क्लाइंट आ गया। जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है वो टेंडरिंग, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसका शायद नहीं नहीं भी पता हो। तो टेंडरिंग में क्या होता है, नॉर्मली जो गवर्नमेंट एंटिटीज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट या पब्लिक एंटिटीज होती है ना जिसकी 50% से ज़्यादा होल्डिंग हो, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल हो उसका, उसे हम नॉर्मली गवर्नमेंट एंटिटीज कहते हैं। और एज पर पाकिस्तान रूल यही है कि जो है मोर देन 50% जो है जिसकी होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है तो वो हमारे जो है टेंडरिंग में जाएगा और वो उसको टेंडरिंग का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और आई पर्सनली हैव विजिटेड, मतलब टेंडरिंग प्रोसेस मैंने उनको उसको खुद जो है अटेंड किया है कि किस तरीके से होता है। तो उसमें सिंपल ये होता है कि जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर के अंदर एक जो है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसमें सब लिखा होता है कि हमें क्या प्रोसेस, हमें क्या करवाना चाहते हैं, यानी कि वो जो भी सर्विसेज लेना चाह रहे होते हैं ऑडिट फर्म से। तो वो उसमें वो क्या क्या शामिल, वो सारा उस नोटिस के अंदर, यानी कि एक न्यूज़पेपर में अक्सर दिखा होगा टेंडर नोटिसेस, तो वो आ रहे होते हैं। तो उसके अगेंस्ट जो फर्म्स होती हैं, जो भी इंटरेस्टेड होती हैं, वो अपनी अपनी जो है प्रपोजल डालती हैं, जिसमें फाइनेंशियल प्रपोजल भी होता है, टेक्निकल प्रपोजल भी होता है। फाइनेंशियल में कितने आवर्स लगेंगी, कितनी हम फीस चार्ज करेंगे, उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल चार फर्म्स हैं, उन्होंने सबने अपने डाल दी, लाइक बीडीओ हो गया, केपीएमजी हो गया, क्रो हो गया, या फिर जो है डिलॉयट हो गया, इन सब ने जो है अपनी उस जो टेंडर नोटिस जो आया था उसके अंदर जो है अपना प्रपोजल डाला। फिर क्या होगा, पूरा प्रोसेस होगा, एक मीटिंग बैठेगी उनमें सबके
जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो आएंगे और वो अपनी अपनी फीस कोट करेंगे, और उसके हिसाब से जो नॉर्मली पाकिस्तान में क्या होता है कि जो लोएस्ट बिड होता है उसको जो है ऑप्ट किया जाता है और उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो दिस इज द जनरल प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग नॉर्मली। और इसके थ्रू जो है क्लाइंट जो है फर्म सेलेक्ट होती है, फिर क्लाइंट अपना असाइनमेंट उसी फर्म को देता है। दूसरा टेंडरिंग में क्या होता है कि एक और चीज भी कॉन्सेप्ट है फी नेगोशिएशन का। ये तो देखें मैंने जैसा बताया कि लोएस्ट बिड पे हो गया, इसके अलावा लो बॉलिंग भी कर रही होती हैं फर्म्स। फर्म्स क्या कर रही होती हैं कि नॉर्मली जैसे कि मैंने एथिक्स की बात की कि इसमें एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जा रहे होते हैं, एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि हम पूरा एक चैप्टर है इस पर, डिफरेंट जो डबल ए का जो आपका पेपर है उसके अंदर, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा। तो लो बॉलिंग कॉन्सेप्ट भी उधर से ही आता है कि लो बॉलिंग मतलब बहुत ज्यादा कम फीस चार्ज करना क्लाइंट के लिए। तो ये भी एक तरह से एथिकल इशू है कि इतनी कम फीस क्यों चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मली इसमें क्या देखा जा रहा होता है कि प्रैक्टिकली के जो फर्म्स हो रही होती हैं वो डिफरेंट गिफ्ट्स की फॉर्म में, डिफरेंट अदर काइंड की फॉर्म में जो है चीज़ें ले रही होती हैं, जिसकी वजह से वो जो है कि वो फीस बहुत कम चार्ज कर रही होती हैं। यानी कि जो पार्टनर लेवल के लोग होते हैं जो कि एक्चुअली फर्म में क्लाइंट को लेकर आ रहे होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं, जो कि पास में भी ऐसे केसेस आए हैं। और जिसमें जो है फिर उन पर पेनल्टीज भी हो रही होती हैं कि लो बॉलिंग की वजह से एथिकल गाइडलाइंस को कम्प्लीटली वो ब्रीच कर रहे होते हैं। और नॉर्मली ये चल रहा होता है, जिसकी वजह से फीस में भी काफ़ी जो है कमी देखने को आती है। तो दिस वाज बेसिकली टेंडरिंग कॉन्सेप्ट और लो बॉलिंग, और मैंने आपको थोड़ा सा फी नेगोशिएशन के बारे में बताया। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बिफोर एक्सेप्टिंग नॉमिनेशन, कि अभी हमने क्लाइंट को सिलेक्ट नहीं किया, कि उससे पहले क्या होता है कि कौन सी स्क्रीनिंग है, मतलब क्लाइंट की स्क्रीनिंग भी करनी पड़ती है। लाइक जो है कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उसकी डिफरेंट जो तरीकेकार हैं उसके थ्रू उसकी स्क्रीनिंग की जा रही होती है। यानी कि एक तरह से आप ये कह लें कि जब आप एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं, जब एंटर हो रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह जो भी सिक्योरिटी होती है वो आपकी स्क्रीनिंग करती है। तो इसी तरीके से जब क्लाइंट फर्म में आ रहा होता है, तो जो बड़ी बिग फोर फर्म्स हैं वो स्क्रीनिंग कर रही होती हैं कि क्लाइंट के अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई रिस्क तो इन्वॉल्व नहीं है, कि हम यहाँ पर इजीली जो है हमें वर्क परफॉर्म कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। सही है। तो इसके अलावा अदर मैटर्स भी होते हैं कि जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल केपीएमजी जो फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट का ऑडिट कर रही थी, ठीक है। तो अब ईवाई आ गई, ठीक है। तो ईवाई आ गई तो ये इस अदर मैटर्स में नॉर्मली ये चीजें देखी जाती हैं कि केपीएमजी की फीस क्लियर हो गई, यानी ईवाई तो आ गई, ऑडिट फर्म भी चेंज हो गई, लेकिन क्या केपीएमजी की जो पुरानी फर्म थी उसकी फीस क्लियर हो चुकी है? या फिर अप्रूवल फ्रॉम प्रायर ऑडिट फर्म। अब क्या नॉर्मली क्या होता है कि जब फर्म चेंज हो रही होती है, एक फर्म से दूसरी फर्म के पास आपके पास क्लाइंट जा रहा होता है, तो वो एनओसी भी ले रहा होता है, ठीक है, वो अप्रूवल भी ले रहा होता है पुरानी फर्म से, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। इस तरह की जो सारी चीज़ें एथिकल इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जा रही होती हैं। यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि पहले जो है क्लाइंट ने हाँ बोलनी है एक तरह से, और फिर जो है फर्म का बारी होती है कि जो है वो हाँ कर रही होती है। तो इस तरीके से जाके क्लोज होता है और एक क्लाइंट स्टार्ट होता है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एथिकल चीज़ें हैं, जो कि हम नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं, जिसको हम आईपॉक के नाम से भी याद रखते हैं। इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑब्जेक्टिविटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, जो एथिक्स की गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही, जो कि जैसे कि मैंने कहा कि दिस देयर इज सेपरेट चैप्टर फॉर यू विद इन डबल ए, के आप जो है उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे और काफ़ी डीपली उसके अंदर जो सैफ के नाम से एक चीज़ है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फिर जो है आपका एडवोकेसी, इंटिमिडेशन और फेमिलियरिटी, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। वो इधर भी एप्लीकेबल होंगी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट भी एप्लीकेबल हो रही होती हैं, और एट द एंड ऑफ द ऑडिट भी डिस्कस हो रही होती हैं और एप्लीकेबल होती हैं। तो एथिक्स इज ऑल अराउंड योर, यू कैन से कि आपका जो ऑडिट है उसमें एप्लीकेबल होता है। और ड्यूरिंग द कोर्स मतलब तीनों फेजेस के अंदर जो ऑडिट के हैं, आपके एक्सटर्नल ऑडिट के हैं, उसके अंदर खासतौर पर मैं अभी जो प्राइमरीली बात कर रहा हूँ ज़्यादातर, वो मैं एक्सटर्नल ऑडिट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम एक्सटर्नल ऑडिट की तरफ बढ़ेंगे। हालांकि ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई, टेंडरिंग वर्क या अपॉइंटमेंट एथिक्स हो गया, या एक्सेप्टिंग ऑडिट अपॉइंटमेंट्स हो गया, ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, ये किसी भी तरह की सर्विस पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट में ज़्यादा होता है, एथिक्स भी ज़्यादा होता है, ये चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसमें स्क्रूटनी ज़्यादा है, और इसके अंदर
आपको ज़्यादा एहतियात से चलना पड़ता है। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और अगर आप न्यू टू चैनल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। और कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी इश्यूज हैं, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।